हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी प्रॉपर्टी लॉ की क्लास है। प्रॉपर्टी लॉ की क्लास आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपकी धारा पर भी बनेंगे, आपके वाद पर भी बनेंगे और आपके ये थ्योरी पर भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का आपका रेशियो रहेगा और रेशियो अच्छा खासा रहेगा। तो हम समझते हैं आपका प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है, ये आपका कैसे जो है चीज़ें जो वर्क करती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम सब चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो प्रॉपर्टी लॉ है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये 1882 में आपका जो है लागू हुआ। 1882 में कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। और इसका जो है संप्रवर्तन जो और भी चीज़ें हुई है, प्रीवियसली कब आया था? ये आपका जो है 17 फेब 1882 में आया था और लागू आपका फोर्स में कब हुआ? 1 जुलाई 1882 में हुआ। अब इधर हम धाराएं देखेंगे और इधर हम उसका विवरण देखेंगे, और धारा विवरण में हम आगे चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगी कि जो, क्योंकि अगर जो आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका कल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर जो आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो है ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और कितना आप फायदा लेना चाहते हैं। धारा 3 आपकी जो है, इसमें क्या बताया गया है? धारा 3 में सबसे पहले देखिए, आपका जो है अचल संपत्ति को बताया गया। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका जो है मतलब स्थानांतरण नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। और क्या बताया गया? भूमि से संलग्न वस्तुएं बताया गया है, अनुयोजित दावे बताया गया है। भूमि से जो जुड़ी चीजें होती हैं उनको भूमि से संलग्न वस्तुएं कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब आपका पॉइंट बनेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है भूमि से जो जुड़ी होती हैं, क्या नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे यहाँ पे पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। ये हम आपके पॉइंट को समझाएंगे क्या क्या जुड़ा होता है। ठीक है, अनुयोज्य दावा क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति आपका क्या होगा? ये जो है अचल संपत्ति आप ऐसे समझिए जैसे कोई भी चीज़ है जिसको आप ट्रांसफ़र कर लें वो आपका चल होती है, जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते वो आपकी अचल होती है। ठीक है, वैसे अचल और चल संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। केवल एक डिफरेंस देके आप जो है इसकी परिभाषा को नहीं समझ सकते। ठीक है, धारा 5 आपका है संपत्ति अंतरण, मतलब संपत्ति का आपका अंतरण कैसे होगा इसको धारा 5 में बताया गया है। ठीक है, अंतरण कैसे होगा इसको धारा 5 में बताया गया, लेकिन संपत्ति की जो परिभाषा है ये आपके कहीं पर भी नहीं दी गई है। संपत्ति की परिभाषा आपको जो है केवल स्टाम्प एक्ट में दी गई है, और स्टाम्प एक्ट में परिभाषा जो दी गई वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है नहीं। तो अगर जो आपको क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति की परिभाषा किस जो है धारा में दिया गया, तो कहीं पर भी नहीं दी गई। ठीक है, अगला आपका पॉइंट धारा 6 जो आपका है उसमें क्या कहता है? वस्तुएं, वो वस्तुएं जिनका आप अंतरण कर सकते हैं, ठीक है, या जिनका आप अंतरण नहीं कर सकते हैं, तो उसको बताया गया कि धारा 6 में बताया गया कि वो चीज़ें बताई गई कि जिसका आप अंतरण कर सकते हैं। ठीक है, जिनका आप अंतरण कर सकते हैं, क्या अंतरण किया जा सकता है, आप ऐसे समझिए कि किसका आप अंतरण कर सकते हैं, उसको धारा 6 में बताया गया है। धारा 7 में यह बताया गया है कि अंतरण जो है कौन सा व्यक्ति कर सकता है, मतलब सक्षम व्यक्ति कौन सा होता है। धारा 8 आपका कहता है कि अंतरण का प्रभाव होगा, क्या होगा उसको प्रभाव को बताता है, और धारा 9 मौखिक अंतरण को बताता है। धारा 10 आपको वो चीज़ें बताती हैं कि जिन वस्तुओं पे जो है आपका जैसे कोई भी अंतरण ऐसा है जिस पे आपको पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, उनकी जो शर्तें हैं, मतलब प्रतिबंध लगाने वाली शर्तें क्या हैं, तो उसको धारा 10 में बताया गया है। धारा 11 में आपका जो है श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंध बताया गया है, और धारा 12 में आपका दिवाले या फिर जो है अन्य संक्रमण हित का जो है पर्याय से बनाने की शर्त वहाँ पे बताई गई हैं। ये जो शर्तें होती हैं ये आपकी जो है पट्टे पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, धारा 13 में आपका जो है आज़ाद व्यक्ति जो होता है, आज़ाद व्यक्ति मतलब जिसका जन्म ना हुआ, उसके लिए जो फायदा होता है उसको बताया गया धारा 13 में। धारा 14 में बताया गया कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम आपके क्या होते हैं, इसके विरुद्ध सिद्धांत क्या है। शाश्वतता वो होता है मतलब कंटिन्यूसली, मतलब शाश्वत कहते हैं कि आपको लगातार मतलब कोई भी चीज़ हो रही तो उसको जो है शाश्वत कहते हैं। ठीक है, उसके विरुद्ध नियम क्या है उसको बताया गया है। और इसी चीज़ को आपको जो है कहाँ पे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 114 की धारा में बताया गया। ठीक है, ये दोहरी वहाँ पे संभावनाओं के नियम होते हैं। धारा 17 आपका जो है संचयन के लिए निर्देश बताया गया, और धारा 19, 20 और 21, 22 ये देखिए धारा 19 में आपका जो है निहित हित बताया गया है, धारा 21 आपका समाश्रित हित, और धारा 25 आपका सशर्त अंतरण।
सशर्त अंतरण वो होता है जैसे किसी भी एज को मान लो बी आपको ट्रांसफर कर रहा है, ए अपनी वस्तु को बी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शर्त जोड़ रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सशर्त हो जाता है। शर्त के साथ कोई चीज़ अंतरण करना वो आपको धारा 25 में बताया गया है। अगला आपका पॉइंट है धारा 31। धारा 31 कहता है कि किसी घटना के घटित या घटित ना होने पर उसका प्रभाव जो है वहाँ पे जो होता है, उसका जो प्रभावित अंतरण होता है उसको बताया गया। कि जैसे आपने जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे घटना के घटित और ना घटित होने का जो इफेक्ट होता है वो दोनों चीज़ बताया गया कि अगर जो घटना घट रही तो क्या प्रभाव होगा, नहीं घट रही तो क्या प्रभाव होगा उसके ऊपर, अंतरण के ऊपर। तो इसको धारा 31 में बताया गया है। धारा 35 में आपका निर्वाचन बताया गया है। ठीक है, निर्वाचन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से निर्वाचन क्या होता है। धारा 36 में आपका मूल अंतरणकर्ता द्वारा हटी अदाता को प्रतिकर बताया गया है। और धारा 41 में आपका दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति अंतरण बताया गया है। अब दृश्यमान स्वामी क्या होता है इसको समझिए। जैसे कोई वस्तु ए की है, ये वाली वस्तु ए की है, इसका मालिक ए है। ठीक है, मान लो इस वाली वस्तु का मालिक ए है, लेकिन ये वस्तु आपके पास बी के पास ये वस्तु है, मतलब ये बी वाला क्या हुआ, ये दृश्यमान स्वामी हुआ। ठीक है, ये केवल दिखावटी वाला जो है यहाँ पे मालिक हुआ इस वस्तु का, लेकिन असली में ये है। और दूसरा जो दिखावटी वाला मालिक होता है उसको दृश्यमान स्वामी कहते हैं। अगला आपका धारा है धारा 43, विबंधन का परिपोषण सिद्धांत और अनुदान का जो है यहाँ पे सिद्धांत को ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 44, 45, 46, 47 ये जो आपकी धारा हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब धारा 52 आपका कहता है लंबितवाद। लंबितवाद वो होते हैं जो आपके कोर्ट में चल रहे होते हैं, उनको लंबितवाद कहते हैं। इनकी भी जो है काफ़ी शर्तें होती हैं और वो शर्तें जो है आपको बताया जाएगा थ्योरी में। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, ये अब जो धाराएं हैं ये धाराएं आपकी कन्फ्यूजन वाली भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी धाराएं भी हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करना। ठीक है, धारा 53 आपका है कपटपूर्ण अंतरण। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण और धारा 53 का भागिक पालन। भागिक पालन आपका जो है 1929 के संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। धारा 54 आपका है विक्रय की परिभाषा। विक्रय आपका क्या होता है। धारा 55 क्रेता और विक्रेता के अधिकार को बताता है। धारा 55(1) आपका जो है क्रेता को संपत्ति की गुप्त वहाँ पे जो उसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको बताएगा धारा 55(1) में। धारा 56 आपका क्रम बंधन कहता है और आपका जो है धारा 58 का आपका बंधक कहता है। बंधक आपके 6 टाइप के होते हैं, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का ही बनेगा। बंधक आपके 6 टाइप के होते हैं। वो 6 टाइप आपके क्या क्या हैं देखिए। आपका नंबर 1 पे बंधन होता है सादा बंधक, जिसको बताया गया है 58 खा में। नंबर 2 पे सशर्त विक्रय बंधक, जिसको आपको 58 गा में बताया गया है। नंबर 3 पे भोग बंधक, जिसको आपको 58 घा में बताया गया है। अंग्रेजी बंधक 58 अड़ा में और सामयिक बंधक 58 चा में और विलक्षण बंधन आपका 58 छा में। विलक्षण बंधन वो बंधन होता है जो इन सब बंधनों की प्रॉपर्टी से नहीं मिलता है। ठीक है, उसको विलक्षण बंधन कहते हैं। 59 आपका क्या कहता है कि बंधक की आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, बंधक की आपकी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उसको बताता है। धारा 60 आपका मोचन के अधिकार को बताता है। मोचन का अधिकार आपका पूछेगा क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 67 आपका जो है पूर्वबंध को बताता है। किसको? पूर्वबंध को धारा 67 आपका बताता है। और धारा 81 और 82 आपका जो है इंपॉर्टेंट है। धारा 81 बताता है कि प्रतिभूतियों का जो है क्रमबंधन कैसे होता है, प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। और धारा 82 आपका बताता है बंधन ऋण की बाबत आपका जो है अभिदाय जो होता है। धारा 82 आपका कहता है कि बंधन ऋण की बाबत अभिदाय जो होता है उसको धारा 82 बताता है। धारा 92 आपका जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, 91 इंपॉर्टेंट है और इसके बीच की जो धारा है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसको निर्देशित रखा गया है। धारा 91 आपका कहता है वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। धारा 91 वो व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। और धारा 92 प्रत्यासन का जो है सिद्धांत इसमें बताया गया है। प्रत्यासन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। धारा 100 आपका जो है भार को बताता है। धारा 105 आपका पट्टा को बताता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी धाराएं हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपकी इंपॉर्टेंट तो सारी धाराएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी धाराएं आपको कम करके बता रहे हैं।
वरना आपकी जो है 134 धाराएं हैं, ठीक है। 134 धाराएं आप पढ़ते पढ़ते जो है 100 जो है शाम हो जाएगी, 137 धाराएं, ठीक है। इसमें देखिए धारा 106 में आपका पट्टे का वर्षानुवर्ष जो है नवीनीकरण बताया गया। मतलब आप जो है टाइम टू टाइम मतलब वर्ष की दर पे जो है इसका नवीनीकरण करवाएंगे। धारा 111 है पट्टे का समापन। पट्टा आपका कैसे समाप्त होगा इसको धारा 111 में बताया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए धारा 108 में क्या पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व बताए गए हैं, और 109 में आपका जो है पट्टाकर्ता के अंतर्गत के अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। अब अगली हम धारा देखते हैं, धारा 111। यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब पट्टाकर्ता का मतलब जो है ये चीज़ें आप धारा याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, का खा गा घा वाली ये आप चाहें तो याद कर लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ आप जो है एक बार देख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। धारा 111 खा बताया गया उल्लेखित घटना के घटित होने या ना घटित होने पर पट्टा की समाप्ति, ठीक है। यहाँ पे पट्टा आपका कैसे समाप्त होगा इसको बताया गया है। धारा पट्टा आपका जो है विलयन द्वारा समाप्त हो सकता है, समर्पण द्वारा समाप्त होता है, विवक्षित समर्पण द्वारा समाप्त हो सकता है, आपका जो है घटना के घटित होने पर समाप्त हो सकता है। इसको जो है मतलब जो पट्टा समाप्त करने की बात आएगी वो आपके 111 में ही होगी। आप इसको ऐसे गांठ बांध के चलना, ठीक है। धारा 116 आपका जो है अतिधारणा का प्रभाव बताया गया। मतलब अतिधारणा का प्रभाव क्या होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पट्टा, ठीक है, पट्टा के बारे में बताया गया है। अब धारा 107 बताया। धारा 107 आपका क्या है पट्टा आप कैसे किया जाता है इसको धारा 107 में बताया गया है। धारा 118 में आपका बताया गया है कि विनिमय मतलब एक्सचेंज आपका कैसे होगा इसको धारा 118 में बताया गया है। धारा 122 में आपका दान की परिभाषा दी गई है, और धारा 123 में आप जो है दान का अंतरण कैसे करते हैं इसको बताया गया है, ठीक है। धारा 127 में आपको दुर्भर दान बताया गया है, और धारा 128 में आपका सर्वस्व अदाता को बताया गया है। धारा 129 मृत्यु सैया दान बताया गया है, और ये चीज़ें आपकी जो है सर्वस्व अदाता मृत्यु सैया, ठीक है, इतना तो आपको हो गया। और धारा 134 जो है आपका बंधकित ऋण बताया गया है, बंधकित ऋण, ठीक है। हालांकि ये आपके जो ऋण है ये आपके जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी धारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अनुयोज्य आपके दावे का जो अंतर्गति का दायित्व होता है, अनुयोज्य दावे के अंतर्गति का जो दायित्व होता है वो आपको धारा 132 में बताया गया है। किसमें? धारा 132 में बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे अनुयोज्य दावों का जो अंतरण होता है वो आपका धारा 130 में बताया गया है। तो ये आपकी धाराएं हुई। अगर जो आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कापी से, ठीक है, कापी पेन लेके अपना नोट कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इनकी, ठीक है। तो ये आपका जो है धारा का वीडियो रहा। हम अब आगे चलते हैं दूसरा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार में अगर जो आप लाइक नहीं कर भी पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।